हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से और आपको मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। In the previous chapter, we have learned that in every atom, the positive charge and mass are densely concentrated at the center of the atom, forming its nucleus. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने देखा था और उसके रिजल्ट में उसका कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ किया था, रदरफोर्ड ने ये ड्रॉ किया था कि जो मास है जो एटम का वो पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड होता है उसके सेंटर पे, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। Okay, the overall dimensions of a nucleus are much smaller than those of an atom. जो न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है, साइज जो है न्यूक्लियस का, वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द एटम। Experiment on a scattering of alpha particle demonstrated that the radius of the nucleus was smaller than the radius of an atom by a factor of 10 to the power 4. तो जो रेडियस है पूरे एटम का, जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो बहुत छोटा है। और कितना टाइम से, जो एटम का रेडियस है वो 10 टू द पावर 4 टाइम्स छोटे हैं, मतलब 10,000 टाइम्स, 10,000 साइज बड़ा है एटम का साइज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस से। ठीक है, दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू द पावर -12 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो कितना वॉल्यूम है इस न्यूक्लियस का? 10 टू पावर -12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। इसको समझने के लिए हम ये एनालॉजी देख सकते हैं कि सपोज अपने क्लासरूम का साइज़ को एटम का साइज़ मान लो, तो उसमें एक पिन हेड का जो साइज़ होगा, ठीक है, पिन के हेड का जो साइज़ होगा वो होगा न्यूक्लियस का साइज़। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि जो मोस्ट ऑफ द एटम वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ओके, नेवरदलेस द न्यूक्लियस कंटेन्स मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ द एटम। तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि एटम का जो पूरा ऑलमोस्ट पूरा स्पेस तो खाली है, ठीक है, और साइज़ न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा छोटा है, हमने कंपैरिजन देखा। लेकिन 99% मास पूरे एटम का न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, यानी कि बहुत डेंसिटी है न्यूक्लियस में। ओके, दस द न्यूक्लियस हैव अ स्ट्रक्चर। अभी आगे बात करेंगे डेंसिटी की, हम कितनी डेंसिटी है। ओके, does a nucleus have a structure just as the atom does? ठीक है, तो क्या एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा? ठीक है, क्या न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर है? इफ सो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस? अगर है तो किन से बना है न्यूक्लियस? हाउ आर दिस हेल्ड टुगेदर? और कैसे ये एक इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, भी हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटॉन ये तो चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या रिपेल नहीं करते? और रिपेल करते नहीं करते तो किस तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड है? ओके, ये सारे क्वेश्चन की हम आंसर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी को, और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करने वाले, फिजन फ्यूज़न, इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज है ये, इन सबको ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं 13.2 आर्टिकल की, जो कि है एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द किलोग्राम। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अ कार्बन 12 इज 1.992647 10 to the -26 kg। एटम का मास बहुत कम है, बहुत कम, साइज इतना छोटा है। ठीक है, इतनी से अगर आप 1 सेंटीमीटर की अभी लाइन ड्रॉ करें कॉपर की, उसमें तो उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स है, तो बहुत छोटा साइज़ है एटम का। ठीक है, कितना मास है उनका? इतना, 10 to the power -26 kg। कार्बन एटम का मास इतना है, 10 to the power -26, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो किलोग्राम एक अच्छी यूनिट नहीं होगी, कन्वीनियंट यूनिट नहीं होगी इसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई यूनिट, जो कि क्या है, AMU है, डेट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए। और कैसे डिफाइन करते हैं इसको? 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी। ठीक है, तो देखो अभी हम आगे जैसे बात करेंगे ही, तो कार्बन 12 के एटम जो न्यूक्लियस है उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, और आपको इसका आइडिया तो है वैसे। ठीक है, तो 1/12 मतलब
बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियन का मास ही तो हो गया 1 एटॉमिक मास। ओके, और ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा रेफरेंस की तरह काम करेगा, एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो कार्बन 12 का मास कितना है 1.992647 × 10⁻26 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये आ जाए AMU, जो कि एक न्यूक्लियन का मास है। AMU 1.660539 × 10⁻27। ये याद रखिएगा, 1 एटॉमिक मास इतना होता है, लगभग 1.66 × 10⁻27 kg। The atomic mass of various elements expressed in atomic mass unit are close to being integral multiple of the mass of a hydrogen atom। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है वो हाइड्रोजन एटम के मासेस के इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? हीलियम का एटॉमिक मास 4 टाइम्स है, लगभग 4 टाइम्स है, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि 1 प्रोटॉन का मास है, 1 AMU है, वो दैट इज़ 1.66 × 10⁻27। ठीक है, तो हीलियम का कितना है 4 टाइम्स है, तो 4 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन का 12 टाइम्स है तो 12 यूनिट आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16 टाइम्स है तो 16 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और हम 1 यूनिट तो जानते हैं इतना है। ओके, इसके बाद लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे ही क्लोरीन का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आएगा 35.46, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं 35.5 बोल देते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्टली करेंगे तो 35.46, ठीक है, इतना आ जाएगा यूनिट्स। तो ओके, तो कुछ एक्सेप्शन है, सब इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं है, जैसे क्लोरीन हो गया ये इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आएगा। ओके, इसके बाद एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इज कैरिड आउट विद द हेल्प मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है एटॉमिक मासेस की। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिटेल में आपको समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक इसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मास स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग समझ सकते हो। ओके, तो इससे हम एटॉमिक मासेस का मेजरमेंट करते हैं। The measurement of atomic masses reveals the existence of different types of atom of the same element, which exhibits the same atom chemical properties but differ in mass। तो एटॉमिक मास के मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं और इन सब एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी बट इनके मासेस अलग अलग होंगे। ठीक है, और इनको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ओके, आइसोटोप, ग्रीक आइसोटोप मीन्स सेम प्लेस। ठीक है, तो ग्रीक में आइसोटोप का मतलब है सेम प्लेस। तो ये एक ही प्लेस में अगर करते हैं पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो आइसोटोप, लेकिन क्या फ़र्क है? मास का फ़र्क है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, वो मास का फ़र्क न्यूट्रॉन की वजह से है। ओके, इट वॉज फाउंड दैट प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। तो ऐसा पाया गया कि एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे उसमें, मतलब अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे और उसमें उनके मासेस फ़र्क होंगे। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक है, तो किसी में ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा आइसोटोप्स है, किसी में बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, परसेंटेज अलग अलग होगा उनमें। ठीक है, अभी इसकी बात कर रहे हैं आगे क्लोरीन के एग्जाम्पल से, जैसे कि क्लोरीन फॉर एग्जाम्पल हैज़ 2 isotopes having masses 34.98 and 36.98 which are nearly integral multiple of the mass of the hydrogen atom। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का मास रफली 35 यूनिट्स है, ठीक है, और एक का 37 यूनिट्स। ठीक है, हाइड्रोजन के मास के ऑलमोस्ट आ गया 35 टाइम्स आ गया हाइड्रोजन के मास का, और दूसरा वाला 37 टाइम आ गया हाइड्रोजन के मास का इंटीग्रल मल्टीपल। The relative abundance of these isotopes are 75.4 and 24.6% respectively। इनका कितने परसेंटेज है इनका? क्लोरीन जब हमें मिलेगा तो उसमें 75% के करीब ये क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप हम एटम मिलेगा, और 25% के करीब हमें 37 यूनिट वाला एटम मिलेगा। एवरेज मास हम क्लोरीन एटम में निकालेंगे 75.4 अपॉन 100 इंटू दिस मास है ना 35 वाला जो है, प्लस 24.6 अपॉन 100 इंटू
36.98 और एवरेज करके हमें आ जाएगा ये 35.47, ठीक है, जिसको हम 35.5 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास है, दो आइसोटोप का एवरेज। ओके, इसके बाद और जो कि एवरेज मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को एग्री करता है। इवन द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप हैविंग मासेस 1.0078 यूनिट्स, 2.010141 यूनिट्स एंड 3.0160 यूनिट। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम बोलते हैं। ओके, nucleus of the lightest atom of hydrogen, which has a abundance of 99.985, is called the proton, ठीक है। और जिसका जो लाइटेस्ट एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, जो प्रोटियम है वो क्या है, उसका ये अबंडेंस है सबसे ज़्यादा 99.9% यही है, और यही है प्रोटॉन है। सिंगल प्रोटॉन जब होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस, एक उसमें प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के एटम में, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ठीक है, H+ हो जाए, वो प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, और प्रोटॉन का मास कितना है 1.00727 और 1.67262 × 10⁻⁻27। दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम माइनस द मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के एटम के माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन को 0.00055 यूनिट, ठीक है। द अदर 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम न्यूक्लियस बीन अनस्टेबल अगर नेचुरली एंड प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो ट्रिटियम जो है ये नेचुरली अगर नहीं होता है, इसे लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है बिकॉज अनस्टेबल है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस दैट ऑफ द प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज एंड इज कॉल्ड स्टेबल, ठीक है। तो फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ये बात हम क्वांटम चार्ज में। तो फंडामेंटल प्रोटॉन का भी फंडामेंटल चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है। ओके, इट वॉज अर्लियर थॉट दैट अ न्यूक्लियस में कंटेन इलेक्ट्रॉन्स बट दिस वॉज रूल्ड आउट लेटर यूजिंग आर्गूमेंट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो ऐसा पहले माना गया था, अज्यूम किया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ही होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में भी कि जब बीटा पार्टिकल रिलीज़ होगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर से ही होता है। बीटा पार्टिकल क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। वी नो दैट द नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज Z, ठीक है। और नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर है वो Z है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, क्योंकि Z होगा एटॉमिक नंबर। द टोटल चार्ज ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज 10 - Ze, और टोटल चार्ज क्या देगा इलेक्ट्रॉन का, Z एटॉमिक नंबर है, सपोज 10 है, जैसे कि नियॉन के केस में, तो 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन का, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, एंड सिंस द एटम इज न्यूट्रल द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज +Ze, और क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, उतना ही न्यूक्लियस का भी चार्ज होगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज देयरफॉर एग्जैक्टली Z द एटॉमिक नंबर, और इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे, इसमें Z प्रोटॉन्स होंगे जो एटॉमिक नंबर है। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन तो हमें समझ में आता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज डिटेक्ट हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतना आसान नहीं था क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सिंस द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दे मस्ट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन ईच, ठीक है। तो ड्यूट्रियम और ट्यूटियम में दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होगा। 2 प्रोटॉन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 2 प्रोटॉन। अगर 2 प्रोटॉन हो गए तो ये हाइड्रोजन ही रहेगा, हीलियम बन जाएगा। तो प्रोटॉन तो एक ही होगा। तो फ़र्क क्या आएगा, मास का तो फ़र्क है, तो किस में फ़र्क आएगा, फ़र्क आएगा नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स में, जो अब हम बात करने वाले डिस्कवर हुआ था। बट द masses ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर इन द रेशियो 1:2:3. Therefore, the nuclei of deuterium and tritium must contain in addition to proton some neutral matter. तो मासेस तो इनका रेशो 2:2:3 है, प्रोटॉन एक ही हो सकता है। अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो दूसरा एलिमेंट ही बन जाएगा, वो तो दूसरा एटम होगा, एलिमेंट किसी और एलिमेंट का एटम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि यानी कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई न्यूट्रल मैटर है जिसका मास है, और वही होगा न्यूट्रॉन। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रल matter present in the nuclei of this isotope expressed in unit of mass of a proton is approximately equal to 1 or 1 and 2 respectively. और इसका जो मास होगा, जो भी न्यूट्रल मैटर है जिसको हम अभी न्यूट्रॉन बोलेंगे, उसका मास लगभग क्या होगा? 1 और 2 होगा, हाइड्रोजन और हीलियम के, हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप के लिए। दिस फैक्ट इंडिकेट दैट द न्यूक्लियर ऑफ एटम कंटेन नॉट एडिशन टू प्रोटॉन न्यूट्रल मैटर इन मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट। और इसका यही मतलब है कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और भी है, न्यूट्रल मैटर है जिसका मास मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट है। ठीक है। दिस हाइपोथेसिस वाज वेरीफाइड इन 1932 बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने ये जो हाइपोथेसिस हम अज्यूम बना रहे हैं कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई और न्यूट्रल मैटर होगा जिसका मास बेसिक यूनिट ऑफ मास के इंटीग्रल मल्टीपल में है। ठीक है। तो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। Who observed emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. तो जब बेरिलियम न्यूक्लियाई को इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्ड कर, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स के टीम में हम देख चुके हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इनका। जब अल्फ़ा पार्टिकल जब बम्बार्ड किया है बेरिलियम न्यूक्लियस को, तब इनको न्यूट्रल रेडिएशन मिली। अब न्यूट्रल रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट, न्यूट्रल रेडिएशन से न्यूट्रॉन का पता कैसे लगाया होगा, देखते हैं आगे। इट वॉज फाउंड दैट द न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई सच एज दिस ऑफ हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और जो ये न्यूट्रल रेडिएशन है, ये क्या कर सकती है? लाइट न्यूक्लियर जैसे हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन में से प्रोटॉन को रिमूव कर सकती, नॉकआउट कर सकती है। जो ये रेडिएशन निकली थी बेरिलियम पे जब हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे। The only neutral radiation known at the time was photons, electromagnetic radiation. और जो न्यूट्रल रेडिएशन तब पता थी वो कौन सी थी? फोटॉन्स ही पता थे। तो क्या वो फोटॉन ही हो सकते थे? न्यूट्रॉन कैसे हुए? Application of the principle of conservation of energy and momentum show that if the neutral radiation consists of photon, the energy of photon would have been much higher than available from the bombardment of beryllium nuclei which alpha particles. ठीक है। तो उसकी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से ये पता चला कि जो रेडिएशन, न्यूट्रल रेडिएशन थी, अगर वो फोटॉन होती तो उनकी जो एनर्जी है वो तो कहीं ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन उनकी एनर्जी जो न्यूट्रल रेडिएशन की निकली वो काफ़ी कम आ रही थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब वो फोटॉन नहीं थे। इसका मतलब, और चैडविक ने इस पजल को सॉल्व किया कि ये न्यूट्रल रेडिएशन फोटॉन तो नहीं है, क्योंकि इनका एनर्जी काफ़ी कम है फोटॉन से। इसका मतलब एक नेट एक ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है। हैवी पार्टिकल्स है कुछ ये, और न्यूट्रल है ये, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया? न्यूट्रॉन दिया। ओके। तो अज्यूम किया न्यूट्रल इज गुड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की पहली यहाँ से सॉल्व हुई। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ही वॉज एबल टू डिटरमाइन द मास ऑफ द न्यू पार्टिकल एज वेरी नियरली द मास ऑफ द प्रोटॉन। कंजर्वेशन एनर्जी मोमेंटम से ये इस न्यूट्रल पार्टिकल का मास पता लगा पाए, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 यूनिट इज इक्वल टू 1.6749 इंटू 10⁻⁻39। ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है, और इसी के लिए चैडविक को नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। अ फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन इन अनस्टेबल। तो फ्री प्रोटॉन तो स्टेबल है, लेकिन फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है। इट डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन एंटी न्यूट्रिनो। आगे पढ़ेंगे एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हम, एलिमेंट्री पार्टिकल है ये भी। ठीक है। तो एक जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल होता है, वो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में डिके हो जाता है। ठीक है। बीटा डिके बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो मैंने बताया था न्यूट्रॉन के अंदर भी
न्यूट्रॉन में भी न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस जब डिके होगा तो इलेक्ट्रॉन में डिके होगा और ये बीटा पार्टिकल होगा। ओके, एंड हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड। ठीक है, तो उसका मीन लाइफ 1000 सेकेंड है न्यूट्रॉन का। इट इज़ हाउएवर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन बाहर अनस्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल होगा। ओके, अभी जो मैंने बात करी वो रेडियो एक्टिविटी की बात करी है, हैवियर मेटल की बात करी है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस कैन नाउ बी डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिंबल। जेड को एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर न्यूट्रॉन नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ए होता है मास नंबर, नंबर न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वन ऑल्सो यूजेस द टर्म न्यूक्लियॉन फॉर प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम न्यूक्लियॉन का भी यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज इट्स मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या हो जाएगा, एटम में मास नंबर हो जाएगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर स्पीशीज और न्यूक्लाइड्स आर शोन बाय द नोटेशन। इस नोटेशन से करते हैं, नीचे हम एटॉमिक मास लिखते हैं, एक्स एलिमेंट का सिंबल आ जाएगा और ये हो जाएगा मास नंबर। ठीक है, जैसे कि गोल्ड का क्या हो जाएगा, 79 एटॉमिक नंबर है और 197 मास नंबर है। तो 197 न्यूक्लियॉन्स है, मतलब 79 प्रोटॉन है, तो बचे हुए 197 माइनस 79 118 इसमें न्यूट्रॉन्स है। ओके, द कंपोजिशन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नाउ बी रेडिली एक्सप्लेन। अब हम बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर सकते हैं आइसोटोप का। आइसोटोप में क्या होगा, मतलब उसमें प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन केस में 1 प्रोटॉन होगा प्रोटियम में, 2 प्रोटॉन होंगे, 1 न्यूट्रॉन होगा ड्यूटियम में, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 प्रोटॉन ईच। द एलिमेंट गोल्ड हैज़ 32 आइसोटोप्स रेंजिंग ए इज इक्वल टू 133 173 to 8204। ठीक है, और गोल्ड के 32 आइसोटोप्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसका एटम मास नंबर 173 से 204 तक हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। एज द एटम्स और आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, देयर आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट किस पे डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, फ़र्क किस पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो क्योंकि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी। ऑल न्यूक्लियाइड विद सेम मास नंबर ए आर कॉल्ड आइसोबार्स। और ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका सेम मास नंबर होता है उनको हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, इनका हाइड्रोजन और हीलियम का ये आइसोटोप्स है, आइसोटोप है देखो, इनका मास नंबर 33 है, बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इनको हम आइसोबार बोलते हैं। न्यूक्लियाइड विद सेम न्यूट्रॉन नंबर एंड बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन। अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन मास एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उसको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे कि मरकरी का देखो, मरकरी का 198 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, 80 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज कम आउट टू 118, इसमें न्यूट्रॉन्स है। गोल्ड में भी 197 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 79 है, माइनस करेंगे अगेन 118 आएगा, इसलिए हम इसे आइसोटोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी बात करी है न्यूक्लियस चैप्टर में। अगली वीडियो में हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, सब्सक्राइब करना चैनल को। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।